जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को बिल्कुल सत्य लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे छोटे से कृष्ण कन्हैया के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। दोस्तों जब मैंने यह सत्य घटना सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ। दोस्तों जहां हम सब इस कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग का प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है, पर दोस्तों इसके साथ साथ हमारे देश में ही नहीं भगवान श्री कृष्ण को चाहने वालों की संख्या विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ हमारे कृष्ण कन्हैया की दर्दनाक घटनाओं के बारे में जब पता चलता है, हमारे छोटे से कान्हा के साथ इतना गलत व्यवहार किया जाता है, हमारे छोटे से लड्डू गोपाल को इतना दर्द दिया जाता है, इतनी तकलीफ दी जाती है, यह सब देख कर उनके सच्चे भक्तों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। दोस्तों आपसे विनती है कि इस लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा और उन लोगों को शेयर करिएगा जो हमारे ठाकुर जी के साथ ऐसा गलत व्यवहार करते हैं। लड्डू गोपाल के प्रेम में यह लीला सुनकर आपकी अंतरात्मा रो देगी। दोस्तों आज की घटना है हावड़ा में रहने वाली कुसुम जी की। कुसुम जी बताती हैं कि मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया और जब मैं 15 वर्ष की हुई तब मेरे पिता भी मुझे छोड़कर चले गए। मेरे एक बड़े भाई हैं, वो मुझसे 7 वर्ष बड़े हैं और मेरे भैया भाभी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरी भाभी बिल्कुल मेरी माँ की तरह मेरा ध्यान रखती थी। कुसुम जी बताती है कि हम लोग बहुत अमीर तो नहीं थे, पर मेरे भैया भाभी हमेशा हमारी जरूरतों का ध्यान रखते थे। मेरे मम्मी पापा के चले जाने के बाद मेरे भैया भाभी ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। कुसुम जी बताती हैं कि जब मेरी शादी की उम्र हुई तो मेरे भैया भाभी ने बड़े बड़े घरों में रिश्ते देखे, पर जो कि मेरे भैया के पास बहुत सारा दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे, इसी वजह से किसी अच्छी जगह मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे 2 वर्ष बीत गए। अब मेरे भैया भाभी मेरी शादी के लिए परेशान रहने लगे। वो चाहते थे कि मेरी शादी एक अच्छे परिवार में हो जहाँ मैं हमेशा खुश रह सकूं। तभी मेरे लिए मेरे हस्बैंड का रिश्ता आया। मेरे पति जो है वो ड्राइवर हैं, कार चलाते हैं। कुसुम जी बताती हैं कि मेरे भैया भाभी का यहाँ शादी करने का मन तो नहीं था, पर उनके पास कोई और उपाय भी नहीं था। मेरे भैया बहुत अच्छे और बड़े घर में रिश्ते देख भी रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे पैसे और दहेज की मांग की जा रही थी। साथ ही उन्होंने यह भी सोचा कि भले ही मेरे पति के पास अच्छी नौकरी नहीं थी, बहुत अच्छा घर नहीं था, पर लोगों से पता करने पर यह पता चला मेरे पति का स्वभाव बहुत अच्छा है, कभी किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते और ना ही कुछ लोगों की तरह शराब जुआ बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं। इसी के रहते मेरे भाई ने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद मैं अपनी ससुराल आ गई। कुसुम जी बताती है कि मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरे पति और मेरा एक छोटा देवर था। कुसुम जी बताती है आज से लगभग 12 वर्ष पहले मेरी शादी हुई थी और मेरी शादी में मेरे भैया भाभी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत कुछ दिया था। यथा संभव मेरे भैया भाभी ने शादी में बहुत कुछ खर्च भी किया था, पर शादी के कुछ ही दिनों बाद मेरे ससुराल में मुझे यह ताने सुनने को मिले कि तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हारे भैया भाभी ने दिया ही क्या है, तुम्हारे मायके वाले भिखारी हैं, गरीब हैं, और न जाने कई तरह के ताने मुझे सुनने को मिलते थे। कुसुम जी बताती है मेरी शादी को भी महीना भर भी नहीं हुआ था, इसीलिए मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। पर इसी बीच मेरे भैया मुझसे मिलने भी आए थे, पर मैंने अपने भैया को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मेरे भैया ने कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके मेरी शादी की थी। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। इतना सब कुछ करने के बाद अगर उन्हें यह पता चलता मेरे साथ मेरे ससुराल में कितना गलत व्यवहार किया जा रहा है, मुझे ताने सुनने पड़ रहे हैं, तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता। कुसुम जी बताती है कि मैंने सोचा सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरी शादी को भी 1 ही महीना बीता था। अगर उस समय मैं अपने पति से शिकायत करती तो यह सब मैंने उचित नहीं समझा। कुछ समय और बीत जाने का इंतजार किया। मैंने सोचा सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ये क्या, मेरी सासू माँ का तो अत्याचार मुझ पर बढ़ता ही जा रहा था। कुसुम जी बताती है कि मैंने अपने मायके में कभी ज्यादा कुछ काम नहीं किया, क्योंकि मेरी भाभी मुझसे ज्यादा काम नहीं करवाती थी, लेकिन ससुराल आने के बाद सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद 3 समय खाना बनाना, मुझे इतना सारा काम करने में बहुत तकलीफ होती थी, मैं बहुत थक जाती थी। जब मेरी सासू माँ मुझे ताना सुनाया करती थी तो मैं उनसे कहा करती थी कि मम्मी जी मैंने पहले कभी काम ज्यादा किया
किया नहीं है। धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊंगी। लेकिन इस बात पर भी मेरी सासू माँ नाराज हो जाती थी और कहती थी, तुम्हें क्या यहाँ हम बैठाकर खिलाने के लिए लाए हैं? तुम घर की बहू हो, तुम्हें तो यह सारे काम करने ही पड़ेंगे। कुसुम जी बताती है कि अब मुझसे इतना अत्याचार बर्दाश्त नहीं हो रहा था और तब मैंने यह सोच लिया कि इस बारे में मुझे अपने पति से बात करनी ही पड़ेगी। और तभी मैंने अपने पति से इस बारे में बात की। तब मुझे मेरे पति ने जो बताया उसे सुनकर मैं सन्न रह गई। मेरे पति मुझसे कहते हैं कि यह उनकी अपनी मम्मी नहीं है। अपनी मम्मी तो बरसों पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है। यह उनकी सौतेली माँ है। और मेरे पति के लिए भी मेरी सासू माँ का व्यवहार अच्छा नहीं था। मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम परेशान मत हो, मुझे सब कुछ पता है कि मेरी मम्मी का व्यवहार कैसा है। क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। अभी मेरी कमाई इतनी नहीं है तुम्हें लेकर कहीं बाहर रह सकूं। अभी हमें कुछ दिन इस तरह से ही रहना होगा। जब हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब हम किराए के कमरे में भी रह सकते हैं। कुसुम जी बताती है कि यह मेरी सासू माँ नहीं है। यह सुनकर मुझे धक्का सा लगा। मैं समझ गई थी कि मेरे पति इनके अपने बेटे नहीं है, मैं इनकी खुद की बहू नहीं हूँ। शायद इसलिए ही ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। पर यह सब मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया गया? पर अब जो भी हो, अब तो मेरी शादी हो चुकी थी। कुसुम जी बताती है कि मेरी सासू माँ और ससुर का व्यवहार कैसा भी रहा हो, पर मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कुसुम जी बताती है कि अभी तक हमारे जीवन में लड्डू गोपाल नहीं आए थे। ऐसे ही धीरे धीरे मेरी शादी को 1 वर्ष बीत गया। कुसुम जी बताती है कि मेरी शादी का 1 वर्ष ही हुआ था और मेरे बच्चा न होने के कारण मेरी सासू माँ मुझे बांझ कहती थी। ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था। कई बार ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत रोया करती थी। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि एक दिन मेरे भैया मेरे घर आए हुए थे और मेरी सासू माँ ने मेरे भैया से भी बहुत बुरा भला कहा था। उन्हें बहुत बातें सुनाई थी। यहाँ तक कि मेरे भैया से यह भी कहा था कि इस लड़की को अपने घर लेकर जाओ, इस बांझ का हम क्या करेंगे? शादी का 1.5 वर्ष हो गया है, अभी तक यह गर्भवती नहीं हुई है। इसके साथ जिन जिन की शादी हुई थी सभी के बच्चे हैं। मेरी सासू माँ के ऐसे व्यवहार से मेरे भैया को बहुत दुख हुआ और तभी मेरे भैया मुझसे उदास होकर कहते हैं, मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हारी शादी बहुत गलत परिवार में कर दी है। मुझे ऐसा लगा था कि छोटा परिवार है, यहाँ तुम खुश रहोगी, पर मुझे यह नहीं पता था कि तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। और तुमने तो आज तक हमें बताया ही नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। कुसुम जी बताती है कि उस दिन मेरे भैया को बहुत अपमानित किया गया था। उस दिन मेरे भैया बहुत उदास होकर मेरे घर से चले गए थे। मैंने भी अपने भैया से कह दिया कि भैया आप बिल्कुल भी यहाँ मत आना और मुझे जब आपसे मिलना होगा तो मैं घर आ जाया करूँगी, पर आप कभी भी यहाँ मत आना, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे ही धीरे धीरे मेरी शादी को 2.5 वर्ष बीत गए, पर अभी भी मैं गर्भवती नहीं हुई थी। मेरी सासू माँ मेरे साथ साथ मेरे पति को भी कई तरह की बातें सुनाया करती थी, पर कहीं ना कहीं इन सब से मेरी सासू माँ खुश भी हुआ करती थी। वह सोचती थी कि अगर इसके संतान नहीं होगी तो अच्छा ही है, जो कुछ थोड़ी बहुत मेरी ससुराल में संपत्ति है वह सब मेरे देवर को मिल जाएगी। कुसुम जी रोते हुए बताती हैं कि अगर यह मेरी खुद की सासू माँ होती तो क्या मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक बार मैं अपने पति के साथ बाजार गई थी और पहली बार बाजार में एक दुकान पर बैठे हुए लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को देखा। लड्डू गोपाल का श्री विग्रह बहुत ही सुंदर था। कुसुम जी बताती है कि वैसे मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में संपूर्ण जानकारी थी, पर मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा कर पाऊंगी। कुसुम जी बताती है कि मेरे कदम उस दुकान के तरफ जाते ही एकाएक रुक गए और मैं बड़े ही प्यार से एक टूक उन लड्डू गोपाल को निहार रही थी। तभी अचानक से वहाँ पर एक महिला आ जाती है और वह मुझसे कहती है कि क्या हुआ बहन, लड्डू गोपाल को देख रही हो? तभी मैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती हूँ। तभी वो दीदी मुझसे जो कहती है उसे सुनकर आप सभी सन्न रह जाओगे। जिसे तुम देख रही हो ना वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, उन्हें तुम अपने घर लेकर जाओ और उनकी अच्छे से सेवा करो, देखना तुम्हारी गोद बहुत जल्द भर जाएगी। कुसुम जी बताती है कि मैं उन दीदी की बात सुनकर मुस्कुरा देती हूँ और मन ही मन सोचने लगती हूँ क्या सच में लड्डू गोपाल की सेवा करने से मेरी खाली गोद भर जाएगी। पर जरा सोचिए कि मैं कितनी नासमझ हूँ। उस समय मेरे दिमाग में यह बात बिल्कुल नहीं आई कि उस दीदी को कैसे पता कि मेरी कोई संतान नहीं है और पता नहीं उनकी बातों का मुझ पर क्या असर हुआ। मैं अपने पति से कहती हूँ मुझे यह लड्डू गोपाल चाहिए, आप मुझे यह लड्डू गोपाल दिला दीजिए ना, मैं उनकी सेवा पूजा करूंगी और देखना
ठाकुर जी की कृपा से हमें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। और फिर मैं छोटे से कृष्ण कन्हैया के श्री विग्रह को अपने घर लेकर आई और बड़े ही प्यार से अपने ठाकुर जी को अपने घर के मंदिर में विराजित कर दिया। लेकिन अब तो मेरी सासू माँ का अत्याचार मुझ पर और बढ़ने लगा। कुसुम जी बताती है कि मेरी सासू माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं। कुसुम जी बताती हैं वैसे भी जब से मैं ससुराल आई हूँ मैंने अपनी सासू माँ को किसी भी देवी देवता की सेवा पूजा करते नहीं देखा था। वो तो बस हमेशा टीवी देखा करती थी और पड़ोसियों के घर बैठने जाया करती थी। और लड्डू गोपाल को लाने के बाद मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं ये क्या है, अब तुम लड्डू गोपाल की सेवा करोगी? देखो बहू, मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम इतनी देर तक बैठकर पूजा पाठ करो और तुम अपना समय बर्बाद करो। हमारे घर में 10 नौकर चाकर तो है नहीं जो सारा काम करेंगे। और वैसे भी मेरा बेटा अब कॉलेज जाने लग गया है, उसे सुबह सुबह नाश्ता चाहिए होता है, उसके कपड़े प्रेस करके चाहिए होते हैं। अगर तुम सुबह सुबह इनकी सेवा पूजा करोगी तो यह सब काम कौन करेगा? जो भी करना है सब तुम्हें ही करना है। इसीलिए अच्छा तुम्हारे लिए यही होगा कि इन्हें जहाँ से लेकर आई हो वहीं इन्हें वापस देकर आओ। इतना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। कुसुम जी बताती है कि जब मैंने पहली बार लड्डू गोपाल को दुकान पर देखा था तभी से मेरे मन में ठाकुर जी के लिए एक अलग ही जगह बन गई थी। कान्हा से मैं बहुत प्रेम किया करती थी। थोड़े ही समय में मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही श्रद्धा भक्ति आ गई। मैंने भी अपनी सासू माँ से कह दिया कि नहीं मम्मी, मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ सकती। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे अब तक मैं सारे काम समय पर किया करती थी वैसे ही आगे भी किया करूँगी। और वैसे भी आप देख ही रही हैं हमारे घर में लड्डू गोपाल को आए हुए कितने दिन हो गए। क्या आपको कभी भी कोई शिकायत मिली है? नहीं ना? तो आगे भी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। कुसुम जी बताती हैं कि इतना समझाने के बाद भी मेरी सासू माँ मान ही नहीं रही थी। वो तो चाहती ही नहीं थी कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूं। और उनके मन में कहीं ना कहीं यह बात थी कि अगर कोई हमारे घर पे आएगा तो वह कहीं ये ना कह दे कि देखो इनकी बहू कितने अच्छे से पूजा पाठ करती है, क्योंकि वो खुद तो कभी पूजा पाठ किया ही नहीं करती थी। इसीलिए वह चाहती ही नहीं थी कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूं, भक्ति करूं। इस बात को लेकर मेरी सासू माँ घर में कलेश करने लगी। उन्होंने इस बारे में मेरे पति से भी कहा, लेकिन मेरे पति ने कहा कि अगर कुसुम भगवान की सेवा करना चाहती है तो उसे ठाकुर जी की सेवा करने दो ना, इसमें क्या दिक्कत है। कुसुम जी बताती हैं कि अब तो मेरी सासू माँ और भी गुस्सा रहने लगी। उनकी बात ना ही मैंने मानी थी और ना ही मेरे पति ने। अब मेरी सासू माँ ने एक नई चाल चली। उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से संतान नहीं होती। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है देखो बहू, तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो, पूजा पाठ करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर के काम तो समय पर हो ही रहे हैं। पर मुझे एक बात का पता चला है, मैंने कई पंडितों से भी पूछा है और बहुत से लोगों ने मुझसे यह कहा है कि जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, ज्यादा लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों के संतान नहीं होती। और वैसे भी सबको पता है कि मैं तुम्हारी सौतेली सासू माँ हूँ। ऐसे में अगर तुम्हें संतान नहीं हुई तो सब मुझे ही ताना देंगे कि देखो इसकी सासू माँ ने ध्यान नहीं दिया। अगर बहू को ज्ञान नहीं था, वह लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, तो सास को तो रोकना चाहिए था। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मुझे लोग गलत कहें। इसीलिए आज के आज ही इस मूर्ति को घर से बाहर निकालो। इस मूर्ति की सेवा करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी शादी को 3 वर्ष बीत गए हैं। इस बात का ध्यान है ना तुम्हें? अभी भी तुम गर्भवती नहीं हुई हो। और अब तो लोग मुझसे यह भी कहने लगे हैं कि बहू एक मूर्ति लेकर आई है और उनकी सेवा करती है। और सास को सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो अपनी बहू को नहीं रोकती। अगर उनकी खुद की सास होती तो क्या ऐसे करने देती? देखो बहू, मैं सबके ताने नहीं सुन सकती, इसीलिए अभी के अभी इस मूर्ति को घर से बाहर फेंको। मुझे कुछ भी नहीं पता। कुसुम जी बताती है कि उस दिन मेरी सासू माँ मुझ पर बहुत गुस्सा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी वो मुझे मार देंगी। कुसुम जी कहती है मुझे बार बार बांझ कह रही थी और साथ में यह भी कह रही थी कि अगर तुम इन लड्डू गोपाल की सेवा करोगी तो जो कुछ उम्मीद बची है थोड़ी बहुत वो भी खत्म हो जाएगी। निकालो इस मूर्ति को बाहर, फेंको इस मूर्ति को बाहर, नहीं तो इस मूर्ति के साथ साथ हम तुम्हें भी घर के बाहर फेंक देंगे। फिर तुम्हारे पति, तुम्हारे मायके वाले मेरे साथ क्या करेंगे वह भी मैं देख लूंगी। कुसुम जी कहती है कि मुझे पता था कि अपनी सासू माँ से लड़ाई झगड़ा करके मैं नहीं जीत सकती। उनका काम है कहना, कहने दो। मैं उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। मैं अपने काम में लगी थी। दोपहर का समय था। मैं अपने
लड्डू गोपाल को भोग लगाने की तैयारी कर रही थी। तभी मेरी सासू माँ गुस्से में झुंझला कर कहती है कि मैं कब से बोले जा रही हूँ, मैं पागल हूँ क्या, और तुझ पे मेरी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। तुम इतनी ढीठ बन चुकी हो, मेरे ही घर में रहती हो और मुझे ही अकड़ दिखाती हो। रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। कुसुम जी कहती है। यह कहकर मेरी सासू माँ सीधे मंदिर में चली जाती है और मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल को सिंहासन से उठा लिया। कुसुम जी बताती है, मैं अपने ठाकुर जी के लिए भोजन लगा रही थी और उसके बाद जैसे ही मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल तो सिंहासन पर है ही नहीं, तभी मैं पलट कर देखती हूँ मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को लेकर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। मैं भी दौड़कर अपनी सासू माँ के पीछे भागती हूँ। तभी मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी आप क्या कर रही हैं, आप मेरे लड्डू गोपाल मुझे वापस दीजिए। कुसुम जी कहती हैं कि तब मुझे यह बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि अगले ही पल मेरे लड्डू गोपाल के साथ क्या होने वाला है। पर ये क्या, मेरे लड्डू गोपाल को लेकर मेरी सासू माँ छत पर पहुँच गई। मैं भी उनके पीछे दौड़ते दौड़ते छत पर पहुँचती हूँ। जब तक मैं दौड़कर सासू माँ के पास पहुँच पाती तब तक मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल के साथ वो किया जिसकी कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को जोर से उछालकर झाड़ियों में फेंक देती हैं। कुसुम जी बताती हैं कि यह सब देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे प्राण निकल गए, मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं है। उसी जगह पर खड़े होकर मेरे मुंह से जोर से चीख निकलती है। मैं पागल सी हो गई और मैं अपनी सासू माँ से कहने लगी, मम्मी जी आपने यह क्या कर दिया, मेरे प्यारे से कान्हा को आपने छत से नीचे फेंक दिया। सासू माँ ने जहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल को फेंका था वहाँ पर कांटेदार नुकीली झाड़ियाँ थी। कुसुम जी रोते हुए यह सब बताती हैं कि मैंने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सासू माँ ऐसा कर सकती है, नहीं तो फिर कुछ भी हो जाता। मैं सासू माँ को दौड़कर पकड़ लेती और अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को उनके हाथ से छीन लेती। एक ही पल में यह सब क्या हो गया, मेरी सासू माँ ने मेरे लड्डू गोपाल के साथ क्या किया। अब मैं अपने लड्डू गोपाल के पास कैसे जाऊँ। उनके पास पहुँचने के लिए मुझे एक बड़े से नाले को पार करना पड़ा। चारों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ थी, पर मैं अपने छोटे से कृष्ण कन्हैया को उन कांटेदार झाड़ियों के बीच कैसे छोड़ सकती थी। मैं तो अपने छोटे से कान्हा को उन झाड़ियों में से देख भी नहीं पा रही थी। मैं पागलों की तरह चिल्लाते हुए छत से नीचे आती हूँ। रोते रोते घर से बाहर आई और अपने घर के पीछे झाड़ियों की तरफ जाने के लिए कोशिश करने लगी। मैं उधर जा ही नहीं पा रही थी क्योंकि उस बीच में एक बहुत बड़ा नाला था, उसमें बहुत गंदगी थी। यदि उस तरफ जाना हो तो उस नाले में उतरकर ही उस पार जा सकते हैं, पर भला मैं अपने छोटे से लड्डू गोपाल को वहाँ पर कैसे छोड़ सकती थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत दुख हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल कांटेदार झाड़ियों में नुकीले कांटों में पड़े हैं। मुझे अभी जाकर अपने लड्डू गोपाल को लेकर आना है। यही सोचकर मैं उस नाले में कूद गई और नाले को मैंने पार किया। झाड़ियों को पार करते हुए मैं अपने लड्डू गोपाल की ओर जाने लगी। उन झाड़ियों के बीच मेरे हाथ पैरों में बहुत चोट लग रही थी। जगह जगह कांटे चुभ रहे थे, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो गई थी। मुझे किसी भी बात का होश नहीं था। मुझे कहाँ चोट लग रही है, कहाँ कांटे चुभ रहे हैं, यह सब मुझे कुछ भी नहीं पता था। और उन सब झाड़ियों को पार करते हुए मैं उस जगह पर पहुंची जहाँ पर मेरी सासू माँ ने मेरे छोटे से कन्हैया को फेंका था। मैं इधर उधर चारों तरफ देखने लगी, पर मेरे लड्डू गोपाल मुझे वहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहे थे। उन झाड़ियों के बीच लड्डू गोपाल को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। कांटों के बीच हाथ डालकर, उन झाड़ियों में हाथ डालकर मैं अपने छोटे से कान्हा को ढूंढने लगी और वहाँ पर रोते हुए मैं अपने कन्हैया को ढूंढ रही थी। मन ही मन में अपने कान्हा को पुकारने लगती हूँ और तभी मेरे हाथ मेरे लड्डू गोपाल तक पहुँच जाते हैं। मैं झाड़ियों के बीच से लड्डू गोपाल को निकालती हूँ, पर ये क्या, मेरे लड्डू गोपाल का श्री विग्रह जगह जगह से छिल चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लड्डू गोपाल के श्री विग्रह में पूरी तरह खरोंच आ गई हो। मुझे भले ही कोई संतान नहीं थी, मुझे भले ही आज तक माँ होने का सुख नहीं मिला, पर मैं अपने ठाकुर जी को अपना संतान मानती थी और उस दिन पहली बार मुझे माँ होने का दर्द हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे छोटे से कन्हैया का शरीर पूरा जख्मी हो गया है। अपने लड्डू गोपाल को लेकर वहाँ से अपने घर आती हूँ। तब तक मेरी सासू माँ छत पर खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उनको जरा भी पछतावा नहीं था कि उन्होंने क्या किया है। मैं लड्डू गोपाल को लेकर सीधे अपने घर के मंदिर में चली गई। मुझे इस बात का भी ध्यान नहीं था कि मैं नाले में उतरी थी। मुझे तो बस मेरे लड्डू गोपाल का दर्द दिखाई दे रहा था। तुरंत ही अपने लड्डू गोपाल को स्वच्छ जल से स्नान करवाती हूँ। तभी मैंने अपने पति को कॉल किया और उन्हें सारी बात बताई और उनसे कहा कि आप अभी घर आ जाइए। मैंने अपने लड्डू
लड्डू गोपाल के श्री विग्रह में इत्र से मालिश की ताकि मेरे लड्डू गोपाल को थोड़ी सी ठंडक महसूस हो सके। थोड़ी देर के बाद मेरे पति घर आ गए। मुझे इस अवस्था में देखकर मेरे पति डर गए और मुझसे कहने लगे, तुम इतना क्यों रो रही हो? तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? मेरे पति को यह सब पता था कि मेरी सासू माँ मेरे साथ गलत व्यवहार करती है, पर उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि मेरी सासू माँ भगवान के साथ भी ऐसा कर सकती है। कुसुम जी कहती हैं, मेरे पति बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि तुम अभी पैकिंग करो, अब हम इस घर में बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। और मैं भी यह समझ चुकी थी कि इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। जहाँ मेरे ठाकुर जी के साथ इतना गलत हो रहा हो, उनके साथ इतना गलत किया गया हो, जिसके मन में पाप पुण्य का डर नहीं है, भगवान का डर नहीं है, तो कल को हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। इस घटना के बाद मैं और मेरे पति और मेरे लड्डू गोपाल एक छोटे से किराए के घर में रहने लगे। हमारे पास ना ही ज्यादा बर्तन थे, ना ही सामान, सब कुछ हमने ठाकुर जी की कृपा से धीरे धीरे खरीद लिया। पर हम पति पत्नी अपने लड्डू गोपाल के साथ बहुत खुश थे। कुसुम जी कहती हैं कि जो लोग कहते हैं लड्डू गोपाल की सेवा करने से संतान नहीं होती, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि अपने मन में यह संशय ना पालें। मेरे साथ इतना बुरा हुआ, इतना अत्याचार हुआ, पर मैंने अपने ठाकुर जी की सेवा कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे विश्वास था, मुझे पता था कि मेरे लड्डू गोपाल कभी भी मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते। और शादी के लगभग 6 वर्ष के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। अब मैं अपने बेटे और अपने लड्डू गोपाल पति के साथ बहुत खुश हूँ। कुसुम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथा आपने शेयर की, मैं जिसे अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है, उनका हमेशा अच्छे से ध्यान रखें और उन पर पूर्ण विश्वास करें। और कर्मों का फल तो आज नहीं तो कल सबको भुगतना ही पड़ता है, इसीलिए अपने कर्मों को मत बिगाड़िए। अगर किसी का भला न कर सको तो किसी का बुरा भी मत करना। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगी कि अपने ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास कीजिए, वो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपको कभी भी सुख दुख में अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे।